हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सीए राहुल सिंह। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस का ऑडिट असिस्टेंट का पास्ट एग्जामिनेशन पेपर। यह पेपर आपका 2022 मार्च 2022 में हुआ था। उसके अंदर जो कॉमर्स वाला पोर्शन है, जो आपका नॉलेज स्पेसिफिक पेपर होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, जिससे कि आप उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर पाओगे। एनबीएस के ऑडिट असिस्टेंट एग्जाम के लिए हमारा कोर्स भी अवेलेबल है। आप हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं हमारे ऐप से, अफेयर विद बिजनेस। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे कोर्स के अंदर आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, डिटेल नोट्स मिलेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के अंदर आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स हमारे प्रिंटेबल फॉर्मेट में होते हैं, मतलब आप आसानी से उनका प्रिंट लेकर के पढ़ सकते हो। साथ में आपको बहुत सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और हमारा सपोर्ट आपको एग्जाम तक मिलेगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। इसमें जो कॉमर्स वाला पोर्शन है वो आपका लास्ट में है, पेज नंबर 34 से। ठीक है, यहां से ये आपका डोमेन नॉलेज वाला आपका यहां से स्टार्ट होता है हमारा कॉमर्स पोर्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही बेसिक लेवल से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा कठिन होने वाले हैं। अगर आपको सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया भी है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। द फर्स्ट ऑडिटर of a company other than government company is appointed by the and within of registration of the company by passing a valid resolution। देखिए, यहाँ पर अभी ये पेपर चूंकि इंग्लिश में अवेलेबल है, मैं हिंदी आपको पढ़ करके बता दूंगा। इसको अभी इंग्लिश करने जाते तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला था, इसलिए हमने अभी इसको इंग्लिश से ही आपको करवा रहा हूँ, हिंदी में पढ़ के बता दूंगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो पहला ऑडिटर है कंपनी का, ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है ना, सरकारी कंपनी का नहीं, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है और कितने दिन के अंदर अपॉइंट किया जाता है। तो ये आपका कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, ऑडिटर वाला। कंपनीज एक्ट 2013 का ऑडिटर पोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, जिस भी एग्जाम के अंदर अगर आपका ऑडिट सेक्शन है, उसके अंदर कंपनी ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे ही पूछे जाने हैं। ठीक है, कंपनी ऑडिट वाला जो पोर्शन होता है, कंपनी ऑडिट के अंदर जो सेक्शन होते हैं, एग्जाम के अंदर आपको सेक्शन भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको सेक्शन याद भी रखना है। अब जैसे कंपनी ऑडिट का सेक्शन हो गया, तो एक सीरीज है, ठीक है, 10 सेक्शन है, उन्हीं को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो कंपनीज ऑडिट के जो सेक्शन है, कंपनी ऑडिट, वो है कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 148 तक। ठीक है, सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 148 तक ये कंपनी ऑडिट के सेक्शन है। अब इसमें जो सेक्शन 139 बात करता है, वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर की नियुक्ति की बात करता है। इसी सेक्शन के अंदर बताया गया है कि कंपनी के ऑडिटर को कितने दिन के अंदर अपॉइंट करना है और कौन अपॉइंट करेगा। अगर हम बात करें सेक्शन 139 की, तो ये दो तरह के ऑडिटर की बात करता है। एक बात करता है फर्स्ट ऑडिटर, और दूसरा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है, पहला अंकेक्षक और उसके बाद के जो अंकेक्षक आएंगे, बाद के ऑडिटर आएंगे। फर्स्ट ऑडिटर में भी दो बातें होती है, एक गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर किस तरह से अपॉइंट करना है, और एक दूसरा नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर किस तरह से अपॉइंट होगा। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की बात होती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 के अंदर, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सॉरी, सबसेक्शन 7 के अंदर। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये उल्टा हो गया। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात होती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 के अंदर। ठीक है,
नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बोला जाता है कि जो पहला ऑडिटर होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। कितने दिन के अंदर अपॉइंट करेगा, सो विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहा, विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर ये फेल हो जाते हैं, बोर्ड फेल हो गया, नहीं अपॉइंट कर पाया, तो कौन करेगा, उस केस में मेंबर करेंगे। ठीक है, किसमें करेंगे, ईजीएम बुला करके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और कितने दिन के अंदर करेंगे, विद इन 90 days के अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑडिटर किस तरह से अपॉइंट करेंगे। ठीक है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 बात करता है इसकी। कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। कितने दिन के अंदर, रजिस्ट्रेशन से 30 दिन के अंदर करेंगे। और अगर फेल हो जाते हैं करने में तो कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर करेंगे 90 दिन के अंदर। क्लियर हुआ इतना। सरकारी कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा, इसकी बात होती है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 के अंदर सरकारी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करेगा सी एंड एजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितने दिन के अंदर करेगा, 60 डेज के अंदर करेगा। ठीक है, और अगर ये फेल हो जाता है तो कौन करेगा, फेल हो गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे 30 दिन के अंदर। और अगर बोर्ड भी फेल हो गया तो कौन करेगा, मेंबर करेंगे। कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। तो ये कंप्लीट कहानी होती है फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट की। ऐसे ही सब्सिक्वेंट ऑडिटर होते हैं। पहला ऑडिटर तो हो गया, अब पहले ऑडिटर का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने दिन होता है, तो टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, जो अगली एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, जो अगली वार्षिक साधारण सभा होने वाली है, पहला ऑडिटर वहां तक अपॉइंट रहेगा। उसके बाद उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा और अगला ऑडिटर आएगा। जो अगला ऑडिटर आता है जिसे हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहते हैं, उसकी बात कहां की गई है, तो उसकी बात की गई है सेक्शन 139 1 के अंदर और सेक्शन 139 5 के अंदर। ठीक है, 139 1 के अंदर नॉन गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 139 5 के अंदर गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर अपॉइंट करेंगे एजीएम के अंदर। और ये कब तक वैलिड होगा, 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक, 6th एजीएम के कंक्लूजन तक, मतलब 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा। गवर्नमेंट कंपनी का फर्दर कौन अपॉइंट करेगा, सी एंड एजी करेगा। और कितने दिन के अंदर करेगा, 180 डेज फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से। ठीक है, मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 23, अगर मैं सॉरी सॉरी दोस्त, अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ऑडिटर अपॉइंट करना है तो 23-24 कहां से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, मतलब 30 सितंबर, 180 दिन हो गए यहीं तक आई थिंक। 30 सितंबर तक, सॉरी 30 सितंबर तक ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से ऑडिटर अपॉइंट होता है, फर्स्ट और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। एग्जाम के अंदर आपको सेक्शंस भी पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेगा फर्स्ट ऑडिटर का सेक्शन क्या है। अब यहाँ पर हालांकि सेक्शन जब आप क्लासेस में देखोगे तो बिल्कुल सेक्शन किस तरह से याद करना है ये भी हमने सिखाया हुआ है आपको। तो सेक्शन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन काम है याद करना, इतना कठिन भी नहीं है, आसानी से ये याद भी हो जाते हैं। जैसे आप लिंक यहाँ से कर सकते हो कि फर्स्ट ऑडिटर के लिए आप जनरली क्या सोचोगे कि सब सेक्शन 1 होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा है, तो आपको दिमाग में ये याद रहेगा कि अच्छा फर्स्ट ऑडिटर मतलब पहले से सब सेक्शन से स्टार्ट होना है। तो फर्स्ट ऑडिटर हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन 139 6 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और
139(6) के अंदर फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का और 7 के अंदर गवर्नमेंट कंपनी का। इसी तरह सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो हमें लगेगा बाद का है, लेकिन हम दिमाग में बैठा लेंगे नहीं, ये तो जो फर्स्ट सब सेक्शन है वही सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करता है, ठीक है। देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए 139(5). तो इस तरह से आप लिंक करके याद कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं 139 से लेकर के 148 सेक्शन की बात करूं, तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन है। जैसे आप इसको लिंक करके याद कर सकते हो। सेक्शन 139(1) अपॉइंटमेंट की बात करता है कि अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा। फिर सेक्शन 140 आ जाता है जो बात करता है आपने अपॉइंट तो कर दिया, ठीक है। मैं सारे सेक्शन ही एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। 145, 146, 147 और 148 ये ऑडिट वाले सेक्शन है। सो 140 आपकी बात करता है, आपने अपॉइंट कर दिया 139 में, तो 140 किसकी बात करेगा? रिमूवल की बात करेगा कि किस तरह से ऑडिटर को रिमूव करना है, या अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन दे रहा है तो किस तरह से किस तरह से देगा, ठीक है। आपने अपॉइंट कर दिया, रिमूव कर दिया, अब देखना है कि ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो उसकी बात करता है। कौन सा सेक्शन बात करता है? 141 बात करता है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है सेक्शन 141। फिर बात करते हैं सेक्शन 142 की। अब आपने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, ऑडिटर को रिमूव कैसे करना है आपने ये देख लिया, ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपने ये देख लिया। अब ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो उसको पेमेंट भी करोगे। पेमेंट की बात कौन सा सेक्शन करता है? 142 बात करता है रेमुनरेशन की। अब आपने उसको रेमुनरेशन दे दिया, अब उसकी कुछ ड्यूटीज और उसकी कुछ पावर है, तो ऑडिटर की पावर क्या है, ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है, इसकी बात होती है सेक्शन 143 के अंदर। फिर है आपका सेक्शन 144। कंपनीज एक्ट बोलता है कि कुछ सर्विसेज ऑडिटर को नहीं देना है, ठीक है। तो सेक्शन 144 बात करता है कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता है, तो सर्विसेज नॉट रेंडर बाय ऑडिटर। फिर बात करते हैं सेक्शन 144 सॉरी सेक्शन 145 की। ऑडिट हो गई, अपॉइंटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, ऑडिट रिपोर्ट साइन किस तरह से करना है इसकी बात होती है सेक्शन 145 के अंदर। सेक्शन 146 बात करता है कि ऑडिटर के पास पावर है अटेंड एजीएम, ठीक है। एजीएम अटेंड करने की शक्ति सेक्शन 146 के अंदर आती है। अब ये सब हो गया, इसमें अगर ऑडिटर कुछ गलती करता है तो उसको पनिशमेंट क्या होगी, वो सेक्शन 147 के अंदर बात होती है। फिर सेक्शन 48 ये अलग ही है कॉस्ट ऑडिट की। तो इस तरह से जो सेक्शन है वो लिंक भी होते हैं, और लिंक करके आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये था, मैंने थोड़ा ऑडिटर वाला आपको रिवाइज भी करवा दिया। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस पूरी कहानी में देखो, सॉरी, क्वेश्चन कितना आसान सा पूछा था कि फर्स्ट ऑडिटर है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, कौन अपॉइंट करेगा? सिंपल सा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। कितने दिन के अंदर? रजिस्ट्रेशन से 30 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। आसान सा है, कुछ भी इसमें ज्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इफ 6% इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल of rupees 10 lakh, what will the adjusting entry be for this will be in the books of partnership firm। कहने का मतलब ये है कि 6% का इंटरेस्ट दिया जाना है किस पर? कैपिटल पर। कौन सी समायोजन एंट्री होगी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर? तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर। किस तरह से आप इसको अकाउंट फॉर करोगे? तो देखो, सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनेगा? 6% है, 10 लाख की कैपिटल है, मतलब 60,000 की एंट्री हमारी होनी है। कौन सी एंट्री करेंगे? तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं प्रोप्राइटर को, भले मालिक को पे किया जा रहा है, आपको पता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के कारण जो बिजनेस होता है और बिजनेसमैन होता है दोनों अलग अलग होते हैं। अब बिजनेस, हम बिजनेस के हिसाब से काउंटिंग करेंगे। बिजनेस जो है, बिजनेसमैन को क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? खर्चा हुआ। खर्चा है तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो हम एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000।
टू पार्टनर को दिया जा रहा है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल कितना 60,000। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। पार्टनर के लिए इनकम है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गया, और हमारे बिजनेस के लिए क्या है, ये खर्चा है, खर्चे को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एबीसी स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी budgeted the following data for the coming year. Sales 1 lakh units for rupees 1 lakh, variable cost 40,000, fixed cost 50,000. Find out PV ratio, BP and margin of safety. ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, कॉस्टिंग के अंदर भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, यही होता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला। निकाल लो, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा। अब देखो यूनिट्स दी हुई, चाहे आप पर यूनिट निकाल लो चाहे ओवरऑल निकाल लो, आंसर आपका सेम ही आना है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, यूनिट्स में नहीं बात करते, पर यूनिट बात नहीं करते हैं, तो आपकी सेल्स कितनी है, 1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 40,000 की है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही होता है फॉर्मूला। तो सेल्स कितनी है आपकी 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है, सॉरी 40,000, वेरिएबल कॉस्ट आपकी होगी 40,000, कितना हो गया आपका कंट्रीब्यूशन 60,000। पीवी रेशियो निकाल लो, 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, कितना हो जाएगा ये 60% हो जाएगा। तो पीवी रेशियो आपका कितना हो गया 60% हो गया। अब बात करते हैं हम, पहली चीज आपकी निकल गई, दूसरा था हमारा क्या निकालना है, बीपी ब्रेक इवन पॉइंट। बीपी के भी दो फॉर्मूले होते हैं, अगर हम फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, एक ये फॉर्मूला होता है, और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर उससे निकालते हो तो आपको क्या निकल के आता है, यूनिट्स में निकल के आता है, और इस फॉर्मूले से सीधा निकल के आ जाता है अमाउंट में। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास 50,000, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है 60%। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60। सॉल्व करके बताइए कितना होगा। ये होगा 8333, 83,333 रुपए। ये आपका क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। दो दो चीजें हमने निकाल ली, पीवी रेशियो निकाल लिया और क्या निकाल लिया हमने, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया। तीसरा क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो सेल होती है उस सबको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट सपोज करिए 100 रुपए है, तो 100 रुपए के ऊपर जो आप माल बेचोगे उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप कह सकते हो टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ठीक है, सो टोटल सेल्स हमारे पास 1 लाख रुपए की थी, माइनस बीपी कितना था 83,333 इक्वल टू 16,667। ये आपका क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तीनों चीज निकल गया आपका। 60% है आपका पीवी रेशियो, 83,000 रुपए आपका क्या है, 83,333 रुपए बीपी है, और 16,667 रुपए आपका क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चन था, मार्जिनल कॉस्टिंग का एकदम आसान सा क्वेश्चन था, देख लो किसमें है आपका। ये नहीं होगा, ये आपका दिया हुआ भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको ढूंढना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एज पर AS9 इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम प्रपोर्शनेट बेसिस।
AS9 का क्वेश्चन है। AS9 किसकी बात करता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अंदर रेवेन्यू रिकॉग्निशन की तीन तरह से तीन मेथड, सॉरी बेसिकली तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक, गुड्स के केस में आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, दूसरा सर्विस के केस में आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, और तीसरा है कि कुछ स्पेशल केसेस हो गए जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, इनको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, वो बात करता है। गुड्स के केस में बोलता है कि जैसे ही आपका सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए वैसे ही हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। मतलब आपने माल बेचा, माल बेचने पे जनरली रिस्क कब सामने वाले को ट्रांसफर हो जाता है? जब आप माल सामने वाले को सुपुर्द कर देते हो कि ये भाई हमने तुमको दे दिया, अब तुम हमें पैसा दोगे, तो आप वहां पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। सर्विस के केस में होता है, सर्विस के केस में दो तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एक प्रोपोर्शनेट बेसिस और एक कंप्लीशन बेसिस। प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब है जैसे जैसे सर्विस आप कंप्लीट करते जाओगे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और दूसरा होता है कंप्लीशन बेसिस पर। कंप्लीशन बेसिस का मतलब है आपके बीच में और आप जिसको सर्विस दे रहे हो दोनों के बीच में एग्रीमेंट है कि जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब सामने वाला आपको पेमेंट करेगा और उस टाइम पर आप क्या करोगे? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। इंटरेस्ट और डिविडेंड के केस में अलग चीजें होती हैं। इंटरेस्ट के केस में बोलते हैं कि आप टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर रिकॉर्ड कर लो, और डिविडेंड के बेसिस पर डिविडेंड के लिए कहा जाता है कि जैसे ही डिविडेंड मिलने का राइट बन जाए, आपका डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार बन जाए, वैसे ही आप डिविडेंड को रिकॉग्नाइज करोगे। इस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बात करता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल सही बोला गया है, टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रू है, इसलिए हमारा आंसर होगा नहीं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज मेनली कंसर्न विद द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब ये कि हम कब इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे पीएनएल के अंदर। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इज बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू, ये भी सही है। सो आपका फिर गलत आंसर कौन सा बचा? यही बना, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड एज पर AS9। ये तो बिल्कुल ही गलत है, पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि यही वाला हमारा गलत है। अब एग्जाम के अंदर देखो, हो सकता है ये तीनों पॉइंट्स आपसे ना बन रहे हैं, लेकिन अगर आप स्मार्टली वर्क करोगे तो ये वाला क्लियर कट देख करके ही आपको गलत लग रहा है। यहां पर तो अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 नहीं भी आ रहा है तो भी आप समझ जाओगे कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर अकाउंटिंग होती है जनरली, है ना। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कैश में मिले या ना मिले हमें रिकॉग्नाइज कर देना है, और यहां पर ये क्या बोल रहा है कि कैश में मिलेगा तो ही हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, कॉमन सेंस से इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, सही आंसर आपका फोर्थ नंबर हो गया, डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, what is the rate of tax deduction at source from insurance commission amount rupees 20,000 and assessee is an individual। ठीक है, टीडीएस का क्वेश्चन है, इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस वाले का टीडीएस का क्वेश्चन है। इंश्योरेंस कमीशन पर की बात कौन सा करता है? सेक्शन 194D। ठीक है, इसको इसके भी आपको सेक्शन भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जो भी टीडीएस के सेक्शन है 192 से शुरू होते हैं और 195 तक जाते हैं, और 194 के अंदर भी बहुत सारे हैं, 194A, 194B, C, D, E। ठीक है, इस तरह से है, H, I, J, इस तरह से सेक्शन है, तो उनको आपको याद रखना है। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इंश्योरेंस कमीशन का। सो इंश्योरेंस कमीशन की बात होती है सेक्शन 194D के अंदर। ये बोलता है कि जब भी कमीशन अगर 15,000 से ज्यादा पे किया जाएगा, कितने से ज्यादा? 15,000 से ज्यादा, तो 5% का टीडीएस काटना है। इंश्योरेंस कंपनी 5% का टीडीएस काटेगी। ठीक है, तो ये बात होती है यहाँ पर इंश्योरेंस कमीशन की। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5% हो जाएगा। ठीक, अमाउंट भी दिया था 20,000, 15,000 से ज्यादा है तो इंश्योरेंस सॉरी कमीशन काटना है, कमीशन पर टीडीएस काटना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगर सिंपली आपको बस रेट भी अगर आप याद करके चले जाते तो आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा एग्जाम के अंदर। दूसरा है, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फॉर अ फॉरेन कंपनी गेटिंग डिविडेंड फ्रॉम यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। फिर से टीडीएस का है, फॉरेन वाला है तो फॉरेन के लिए सेक्शन 195 बात करता है, और इसके अंदर आपको 20% का टीडीएस काटना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लस सॉरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज आर केप्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी? कौन सी चीजें हैं जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? तो देखिए, जीएसटी के अंदर कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं है। जीएसटी किन चीजों पर नहीं है, इसको दो तरह से कैटेगराइज किया गया। एक चीजों को तो सीधा ही सरकार ने जीएसटी से बाहर रख दिया है। हमने जीएसटी क्लास के अंदर ये देखा हुआ भी है कि जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कौन कौन से? डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है। इन चीजों को क्या किया गया है, ऑलरेडी पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, इन चीजों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। साथ में अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब शराब को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसके अलावा कुछ चीजें जीएसटी के अंदर हैं, लेकिन सरकार नोटिफिकेशन के थ्रू उन चीजों को जीएसटी से एग्जम्प्ट कर देती है, जीएसटी से छूट दे देती है। ऐसी वो चीजें जनरली होती हैं जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीजें होती हैं, आम आदमी जिनको यूज करता है उनको सरकार जीएसटी से एग्जम्पशन दे देती है, ठीक है। ऐसी चीजें कौन सी हैं? तो जैसे डे टू डे में यूज होता है आपका मिल्क हो गया, ठीक है, अनाज हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, शुगर हो गया, गुड़ हो गया आपका, सीड्स हो गए, फिश हो गई। इन चीजों को सरकार ने एग्जम्पशन दे रखा है जीएसटी से। आप इसमें देखो, याद नहीं भी है तो भी आप समझ जाओगे कि ऐसी चीजें जो आम आदमी नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज करता है, उनको जीएसटी से बाहर रखा गया, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, मिल्क हो, फिश हो, बीज हो, शुगर हो, ठीक है, इन चीजों को, अंडे हो गए, इन सबको जीएसटी से बाहर रखा गया एग्जाम्पशन के थ्रू, ठीक है। चलो तो देख लो, फ्रेश मिल्क जीएसटी से बाहर है, सोयाबीन सीड, बीज की मैंने बात की ना अभी, बाहर है। बिटल लीफ, ये भी जीएसटी से बाहर है। प्रसादम सप्लाइड बाय रिलीजियस प्लेसेस, तो प्रसाद वगैरह पर भी जीएसटी नहीं है, तो सरकार इन चीजों को जीएसटी से बाहर रखी हुई है, ठीक है। तो आपकी ये सारे ही प्रोडक्ट क्या है, जीएसटी से बाहर है। सही आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, Dash is a system that focus on activity as a fundamental cost object and uses the cost of these activities for compiling the cost of product and other cost object। ठीक है, कहने का मतलब है कॉस्टिंग का वो कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर एक्टिविटी के बेस पर कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्टिविटी के बेस पर कॉस्ट को बांटना है। तो ये है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग क्या बात करता है कि हम जो कॉस्ट का अलोकेशन करेंगे वो इस बेसिस पर करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी किस प्रोडक्ट के अंदर कितनी यूज हो रही है। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट की, कि जो मेंटेनेंस लग रहा है, मेंटेनेंस पर मान लीजिए, सॉरी, मशीन के मेंटेनेंस पर खर्चा लग रहा है, और उस मशीन से मान लीजिए 4 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट ए, बी, सी और डी। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि मशीन जितने घंटे जिस प्रोडक्ट पर चलेगी उसके बेस पर हम मेंटेनेंस कॉस्ट को बांटेंगे, जिसे हम कॉस्ट ड्राइवर बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर इस पर मान लीजिए 10 घंटे मशीन चली, इस पर 15 घंटे चली, इस पर 20 घंटे चली, और इस पर मान लीजिए 40 घंटे चली, और टोटल मशीन का खर्चा हुआ मेंटेनेंस का 1 लाख, तो मशीन आवर्स के बेसिस पर इस प्रपोर्शन में हम चारों प्रोडक्ट के बीच में बांट देंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई ट्रेड क्रेडिटर्स? ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर्स को किस तरह से हम वेरीफाई करेंगे? एक सेकेंड, स्टेटमेंट 1 है, ऑब्टेन द शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर्स एंड एग्जामिन इट विथ रेफरेंस टू इंडिविजुअल क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, हम शेड्यूल लेंगे, यहां से आपको वेरीफाई होगा कि क्रेडिटर्स की एज कितनी है, क्रेडिटर्स कितने दिन के हैं। फिर है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स अंडरलाइंग परचेज सच एज इनवॉइस, रिसीविंग रिपोर्ट एक्सेट्रा एंड वेरीफाई इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंस अगेंस्ट दीज डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, हम बिल वगैरह भी चेक करेंगे, एक्चुअल माल खरीदा गया है कि नहीं।
Examine relevant record and document supporting the transaction to assess the validity and accuracy of loan। तो देखो लोन हमारे क्रेडिटर से रिलेटेड है नहीं, हम ट्रेड क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं। तो ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर जनरली हम जिनसे माल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं या कि फिनिश गुड्स खरीदते हैं, उनको हम ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर लाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, तीसरा आपका सही नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट है आपका, for the each registration a separate GST registration number, that is GSTN of dash digit is allotted। जीएसटी का क्वेश्चन है, जीएसटी के अंदर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका जीएसटी नंबर होता है कितने डिजिट का होता है, कितने अंक होते हैं उसमें। तो जो हमारा जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट। और ये 15 डिजिट भी क्या होते हैं, इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्टेट कोड होता है। फिर नेक्स्ट 10 डिजिट आपके क्या होते हैं, पैन नंबर होते हैं, क्योंकि जीएसटी नंबर क्या होता है, पैन बेस्ड होता है। ऐसे एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जीएसटी किसके बेस पर दिया जाता है, तो जीएसटी पैन बेस्ड होता है हमेशा। फर्स्ट 2 डिजिट हो गया स्टेट कोड, जैसे मध्य प्रदेश का स्टेट कोड 23 हो गया, उत्तर प्रदेश का 09 हो गया, इस तरह हर स्टेट का स्टेट कोड है। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आपका, ये हो गया 12 डिजिट हो गए। जो 13th डिजिट है, ठीक है, सो ये है आपका कि आपने ये कौन सा रजिस्ट्रेशन ले रहे हो विद इन स्टेट, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे पहला रजिस्ट्रेशन है तो 13 डिजिट आपका 1 रहेगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन है तो 2 रहेगा, तीसरा है तो 3 रहेगा। फिर आता है 14th डिजिट, ये तो बाय डिफॉल्ट अभी जेड रहता है। फिर 15th डिजिट पे कोई भी रैंडम नंबर होता है, ठीक है, रैंडम नंबर या अल्फाबेट भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। तो ये होते हैं, हालांकि एग्जाम के अंदर आपको ये दो याद रखना, जनरली यहीं से पूछते हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट क्या डिनोट करता है, नेक्स्ट 10 डिजिट क्या है, तो नेक्स्ट पैन है, और पहला फर्स्ट 2 डिजिट आपका क्या है, स्टेट कोड है, ठीक है। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सही गलत पता करना है। मैनेजमेंट ऑफ कैश मींस मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ कैश का मतलब होता है केवल इनफ्लो मैनेज नहीं करना, बल्कि कैश का आउटफ्लो भी मैनेज करना। नेक्स्ट है, कैश मैनेजमेंट ऑलवेज अटेम्प्ट एट मिनिमाइजिंग द कैश बैलेंस। बिल्कुल, मतलब ये इसका कि आपके पास कैश बैलेंस क्या हो, आपके जेब में काउंटर के अंदर कम से कम कैश रहे, जिससे कि आप उसका क्या हो कि ऐसा ना हो कि मतलब आइडल कैश पड़ा हुआ है। अगर आपके हाथ में कैश रहेगा तो आपसे को उससे कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर वो कहीं भी बैंक के अंदर है या कहीं इन्वेस्टेड है तो वहां से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा। तो कैश मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके पास कैश मिनिमम ही रहे। फिर इन कैश मैनेजमेंट एक्सेप्ट सरप्लस कैश, सॉरी, एक्सपेक्टेड सरप्लस कैश इफ एनी इज नॉट कंसिडर एट ऑल। ऐसा नहीं है, सरप्लस मनी भी हो सकता है, ठीक है। कैश मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आपका सरप्लस कैश होना ही नहीं चाहिए। तो आपका ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो आपका पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, और तीसरा आपका फॉल्स है। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको सही स्टेटमेंट ढूंढना है। परचेसिंग रॉ मटेरियल फॉर द फैक्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। रॉ मटेरियल खरीदना क्या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है? बिल्कुल नहीं, सिरे से गलत है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्या होता है? लॉन्ग टर्म डिसीजन। कोई नई मशीन खरीदना है, कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, कोई मशीन रिप्लेस करना है, ये डिसीजन होते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। रॉ मटेरियल खरीदना कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ऑलवेज रिलेटेड विथ लॉन्ग टर्म डिसीजन, ठीक है। फिर है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और लॉन्ग टर्म डिसीजन, आ ही गया, बिल्कुल ये आपका ट्रू है। कैपिटल बजटिंग, आपका सही आंसर तो मिल गया, फिर भी पढ़ लो बाकी ऑप्शन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन डू नॉट अफेक्ट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। बिल्कुल फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को ये इफेक्ट करता है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर रिवर्सिबल इन नेचर, नहीं, इरिवर्सिबल होता है। आपने मशीन खरीद ली, अब ऐसा नहीं कि बेच दोगे, ठीक है, या बेचोगे तो नुकसान होगा, तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन था। जिस भी एग्जाम के अंदर
फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट होगा, उसमें कैपिटल बजटिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कौन सा, अब देखो इसी में दो क्वेश्चन मिल गए कैपिटल बजटिंग के। कौन सा कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ प्लांट, प्लांट को अपग्रेड करना, ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही है। परचेस ऑफ अ कंप्यूटर, फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल अभी ऊपर देखे हैं, नहीं है। परचेस ऑफ अ मशीन, ये भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। तो केवल जो सी है, थर्ड पॉइंट है, वो आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, आपको जिससे ये क्वेश्चन बन जाएगा उससे ये क्वेश्चन भी बन ही जाएगा। ठीक है, तो रिलेटेड है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये जो दोनों क्वेश्चन आए हैं, ये कैपिटल बजटिंग टॉपिक का जो शुरू का पहली क्लास भी अगर जिसने किया हुआ है, उससे ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना? तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरा टॉपिक आ रहा है तभी आपसे वो क्वेश्चन बनेगा, आपको उसका बेसिक भी अगर आ रहा है तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब जब कैपिटल बजटिंग टॉपिक स्टार्ट होता है तो सबसे पहली क्लास के अंदर ये बताया जाता है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक्चुअली है क्या, लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, है ना? तो वहां से आपको बस पहली क्लास से आपका ये दो क्वेश्चन आपके बन जाने थे। अगला है, जीएसटी काउंसिल इज एन अपेक्स कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो, जीएसटी का क्वेश्चन है ये, और जीएसटी के अंदर भी जो आर्टिकल्स है, मतलब ये भी समझिए जीएसटी के पहली क्लास का ही क्वेश्चन है। हमारी जो जीएसटी की क्लास होती है उसके अंदर पहली क्लास के अंदर ये बेसिक चीजें देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो जीएसटी काउंसिल है, ये आता है आर्टिकल 279 ए के अंदर। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 279 ए के अंदर। तो आपका सही आंसर 4 होगा। अब देखो, अगर हम जीएसटी के बारे में बात करें तो तीन आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट जीएसटी से रिलेटेड। आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 269 ए और आर्टिकल 279 ए। 246 ए किसकी बात करता है? पावर टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। 269 ए बात करता है आईजीएसटी की, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई की। और 279 बात 9 ए बात करता है जीएसटी काउंसिल की। तो ये तीन आर्टिकल याद रखने हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दो तीन और चीजें हैं, जैसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी आया? तो 101वें संविधान संशोधन के थ्रू, है ना? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी भारत में आया। ठीक है, कौन सी कमेटी थी जिसने सबसे पहले जीएसटी प्रपोज किया? केलकर कमेटी थी। फिर आता है कि इंडिया के अंदर कौन सा जीएसटी है? डुअल जीएसटी मॉडल है जो कनाडा से कॉपी किया गया है। ऐसे ही अभी आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसमें जहां जीएसटी आया? तो फ्रांस थी। तो इस तरह से बहुत बेसिक और स्टैटिक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट। अब ये कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट का क्वेश्चन है। जहां भी अकाउंटिंग टॉपिक हो आपका, वहां पर आपको कुछ कुछ टॉपिक्स तो पढ़कर ही जाना है। जैसे जो सबसे बेसिक वाला होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन वगैरह, फंडामेंटल अजम्पशंस हो गए, तो उसको पढ़ के जाना है। कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ये पढ़ करके आपको जाना है। तो ये एकदम बेसिक वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर पूछे ही पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका क्या है? कैपिटल रिसिप्ट का है कि कौन सी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट हम किसे कहते हैं? ऐसी रिसिप्ट जो आपका क्या है, नॉर्मल बिजनेस से नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे नॉर्मल बिजनेस क्या हो गया, आप माल बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, वहां से जो रिसिप्ट आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट जो मेन बिजनेस से नहीं है बल्कि किसी और सोर्स से आ रही है, पहली बात। दूसरा, कैपिटल रिसिप्ट जो होती है ना, फ्रीक्वेंटली नहीं आती है, कभी कभी आती है, किसी वजह से जनरेट हो गई कभी कभी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे आपने फिक्स एसेट बेच दिया, सेकंड हैंड कंप्यूटर बेच दिया, अपने ऑफिस का फर्नीचर बेच दिया। अब क्या फर्नीचर आप रोज बेचने जाते हो? क्या मशीन रोज बेचते हो? तो ये क्या है आपकी, इस टाइप की जो रिसिप्ट होती है इसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा कैपिटल रिसिप्ट नहीं है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट ही है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स मतलब आपका ये नॉर्मल बिजनेस वाला माल आपने बेचा, तो ये आपका कैपिटल रिसीट नहीं है बल्कि कौन सी है? रेवेन्यू रिसीट। यही सही आंसर है। फिर है अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचा आपने, ये भी आपकी क्या है? कैपिटल रिसीट ही है। ठीक है, क्योंकि आपका मेन काम नहीं है कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेचना,
बस आपके पास एफडी थी, आपने सेल कर दिया, आपने एक बार शेयर थे आपने बेच दिया। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी आपकी क्या है, कैपिटल रिसीट। तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कैपिटल रिसीट है, और जो सेकंड नंबर है वो आपकी क्या है, रेवेन्यू रिसीट। फिर है विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन द टर्म असेट्स। मैंने बोला था ना सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखो स्मार्ट वर्क कैसे करना है, सेक्शन मान लीजिए नहीं याद है, हमेशा किसी भी एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी रहती हैं, जो परिभाषाएं दी रहती हैं, वो सेक्शन 2 के अंदर दी रहती हैं। किसके अंदर, सेक्शन 2 के अंदर। तो जैसे ही पूछा कि कौन सा सेक्शन है, तो ये 4 दिखा, सेक्शन 4 सब सेक्शन 7, और ये दोनों तो कट गए, ये तो कतई है ही नहीं। अब या तो ये आंसर होगा, ये या तो ये आंसर होगा। तो असेसी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 के अंदर दी हुई है, ठीक है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2 सेक्शन तो मैंने आपको कैसे काटने हैं उसका तरीका भी बता दिया, डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 के अंदर ही दी रहती है। अगला, अपॉइंटमेंट of the first order of a government company shall be made by dash within dash। फर्स्ट ऑर्डर के तो लगता है पीछे ही पड़ गए थे ये, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का भी पूछ लिया, गवर्नमेंट कंपनी का भी पूछ लिया, हमने ऊपर ही देख लिया। नॉन गवर्नमेंट सॉरी गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करता है, C&AG। कितने दिन के अंदर अपॉइंट करता है, विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका आ गया सही आंसर, ठीक है। और इसके लिए सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 139 सब सेक्शन 7, ठीक है। अगर सीएजी फेल हो गया तो कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। बोर्ड भी फेल हो गया, कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर। कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। चलिए, तो आपका सही आंसर ये हो गया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया C&AG, और 60 डेज के अंदर। फर्स्ट ऑडिटर अभी अगर कोई पढ़ के गया है सेक्शन 139 भी एग्जाम के अंदर, 2 क्वेश्चन आपके बन गए। जो बहुत आसान से क्वेश्चन देखेंगे आप पूछे गए। Who among the following generally maintain the audit notebook? Director, central government, audit assistant, owner of the company। So audit assistant। अब ये देखो कॉमन सेंस इसका आंसर आप दे सकते हो, डायरेक्टर या केंद्र सरकार या कंपनी के मालिक, ये बहुत बड़े पद हो गए, तो ये नोटबुक मेंटेन करने नहीं जाएंगे, तो कौन बेचारा बचता है, ऑडिट असिस्टेंट बचता है। तो ऑडिट असिस्टेंट ये सारी चीजें मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सेक्शन डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन द टर्म असेसमेंट ईयर। अब देखो असेसमेंट ईयर, इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि सेक्शन हमें पता है कि सेक्शन 2 ही बात करता है डेफिनेशन की। तो अगर आपको सब सेक्शन नहीं भी याद है, क्लियर कर दिख गया वो भाई सर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ही होगा, क्योंकि 2 के अलावा तो कोई सेक्शन हो नहीं सकता। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 बात करता है असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स पे। ये भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ऐसे देखो कितना स्मार्टली यहां से समझ में आ गया। मतलब अगर ये हो कि भाई डेफिनेशन के अंदर बहुत से सेक्शंस है, रटना बड़ा मुश्किल है, तो यहां तो रटने की भी जरूरत नहीं थी, देख करके समझ में आ गया कि कौन सा सही होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव विथ रिगार्ड टू वेरिफिकेशन ऑफ एसेट। एसेट का वेरिफिकेशन करने जाए, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सिंपल सा है। जब भी आप फिक्स एसेट या एसेट का वेरिफिकेशन करने जाओगे तो 3-4 चीजें हमें देखनी है। पहली कि एसेट एक्चुअल में है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं बस एसेट का नाम लिखा हुआ है। एसेट की ऑनरशिप होनी चाहिए, एसेट जो है फिजिकली प्रीमाइसेस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और एसेट अगर गिरवी वगैरह है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं, यही चीजें हमें देखनी है। तो देख लो एसेट एग्जिस्ट कर रही है, हम बिल्कुल देखेंगे कि एक्चुअल एसेट है कि नहीं। लिखा है फैन, पंखा, अब पंखा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा ना। फिर है एसेट बिलोंग टू क्लाइंट, वो एसेट एक्चुअली क्लाइंट की है तो हमें ऑनरशिप चेक करनी पड़ेगी। एसेट आर इन द पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, अब एसेट क्लाइंट की है बट क्लाइंट के पोजीशन में है कि ऐसा नहीं कंपनी की एसेट है, कंपनी के डायरेक्टर के यहाँ घर पे रखी हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एसेट आर नॉट सब्जेक्ट टू अनडिस्क्लोज इनकम्बरेंस और लीन, मतलब अगर कहीं पर एसेट मोर्गेज है या प्लेस है या गिरवी है तो उसको उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ ये एसेट यहाँ पर मोर्गेज है, इस लोन के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये चारों चीजें ही एसेट का वेरिफिकेशन करते समय ऑडिटर चेक करेगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से देखो कैपिटल रेवेन्यू के 2 क्वेश्चन आपको यहीं पर मिल गए। एनुअल रिपेयर चार्ज ऑन मशीनरी, ठीक है। अगर मशीन के अंदर नॉर्मल रिपेयर चार्ज लग रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है।
इंस्टॉलमेंट चार्ज ऑन न्यू मशीन। इंस्टॉल करते समय हमने पढ़ा हुआ है कि मशीन लगाते समय, मशीन को पहली बार चालू करने से पहले के जो भी खर्चे होंगे वो सारे क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं, पूंजीगत प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन का है, इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन का खर्चा है, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर 1 लाख स्पेंड टुवर्ड्स परचेसिंग एन एडिशनल मशीन, नई मशीन खरीदने का खर्चा है, कैपिटल होगा। फ्रेट एंड कार्टेज ऑन अ न्यू मशीन, नई मशीन पर फ्रेट मतलब फैक्ट्री तक लाने का जो भी भाड़ा वगैरह दिया, तो ये भी क्या हो गया आपका, कैपिटल नेचर का ही हो जाएगा। तो रेवेन्यू का कौन सा बचा, पहला वाला, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिगार्ड टू वर्किंग कैपिटल। ये फिर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट गलत ढूंढना है आपको। द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल डज नॉट अफेक्ट द स्मूथ वर्किंग ऑफ फर्म। बिल्कुल ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो बिजनेस प्रॉपर नहीं चल पाएगा, डे टू डे बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। फिर इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी हैज नो रिलेवेंस। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होता है, इसलिए यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखा जाता है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डिसीजन, तो शॉर्ट टर्म में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कुछ खास चेंज होता नहीं है। फिर है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करेंट एसेट। बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। अगर हम बात करें, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा होता है आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल करेंट एसेट, और नेट का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब करेंट एसेट, बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डील्स विद द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ फर्म। बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की स्थिति क्या है, या शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस को पे करने में सक्षम है या नहीं, यही होता है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है डे टू डे बिजनेस के लिए जो पैसे की जरूरत है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये आपके तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, आपका पहला वाला ही क्या है, फॉल्स। ठीक है, अगला, कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यही होता है। अब देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख लो, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, मटेरियल कंज्यूम दिया है। अगर मटेरियल कंज्यूम दिया है तो इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम भी कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये दोनों सेम ही है। तो हमारा मटेरियल कंज्यूम कितना हो जाएगा, 91,000 डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 13,000। निकाल लो कितना हो जाएगा, 7, तो 7 टाइम्स, सही आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, ये थोड़े से क्या होते हैं, कठिन पड़ जाते हैं आपको, क्योंकि अब जैसे ये स्टेटमेंट पूछ लिया तो आपको जब तक सारे स्टेटमेंट नहीं पता होंगे तब तक आप सही आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, पहला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी डायरेक्टली अलोकेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर और अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे। तो बोला है प्रत्यक्ष डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो है जिसमें हम वो मटेरियल कॉस्ट जिसे हम डायरेक्टली क्या करें, प्रोडक्ट पर अलोकेट कर पाए। तो बिल्कुल यही होता है, ऐसा मटेरियल ऐसा मटेरियल या ऐसा रॉ मटेरियल जिसकी कॉस्ट को हम डायरेक्टली बता पाए कि ये प्रोडक्ट ए के लिए है, प्रोडक्ट बी के लिए या प्रोडक्ट सी के लिए है, डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर पाए, डायरेक्टली हम बता पाए कि ये मटेरियल इसी प्रोडक्ट के लिए यूज होना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द वेजेस ऑफ दोज वर्कर्स हु आर
रेडिली आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विद अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऐसी मजदूरी जिसे आप डायरेक्टली बता पा रहे हो कि ये इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मजदूरी है, तो उसे हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। तो आपका ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर दैट कैन बी आइडेंटिफाई और लिंक्ड विद अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो ऐसे खर्चे मतलब मटेरियल और लेबर को छोड़ करके जिसे आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ या मटेरियल सॉरी डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर पाओ, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो आपके तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, चलिए। Who among the following assessee is not liable to pay advance tax? एडवांस टैक्स का क्वेश्चन है, फिर से इनकम टैक्स का आपका क्वेश्चन है। तो देखो, और पूछ रहा है कि किसे एडवांस टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, एडवांस टैक्स नॉर्मली सबको जमा करना रहता है, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 साल की एज क्रॉस है, सीनियर सिटीजन है, ठीक है, और उसकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, बिजनेस से नो इनकम, तो उसको एडवांस टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। कौन सी दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए? एक तो सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 साल की एज क्रॉस कर चुका है, दूसरा उसकी बिजनेस से कोई भी इनकम नहीं है, तो उसको एडवांस टैक्स नहीं जमा करना है, अदरवाइज एडवांस टैक्स जमा करना है। तो देखो, मिस्टर आराध्या एज 59 ईयर, अर्न 14 lakhs फ्रॉम सैलरी इनकम एंड नो इनकम फ्रॉम बिजनेस। देखो, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? सीनियर सिटीजन होना चाहिए। सीनियर सिटीजन ये नहीं है, तो ये तो बाहर हो गए, इनको एडवांस टैक्स जमा करना है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मिस्टर आराध्या एज 61 ईयर, सीनियर सिटीजन है, ठीक है, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। अर्न 6 लाख फ्रॉम सैलरी इनकम एंड 2 लाख प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, इसमें बिजनेस से इनकम आ गई, इसलिए इनको भी एडवांस टैक्स जमा करना है। दूसरी कंडीशन नहीं पूरी कर पाए। मिस्टर आराध्या एज 45 ईयर, सीनियर सिटीजन ही नहीं है, तो एडवांस टैक्स तो जमा करना पड़ेगा, आगे हमें इनकम देखने की जरूरत भी नहीं है। मिस्टर आराध्या एज 62 ईयर, सीनियर सिटीजन है, बिल्कुल है। अर्न्स 10 लाख फ्रॉम सैलरी इनकम एंड नो इनकम फ्रॉम हिज बिजनेस, सीनियर सिटीजन है, पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, और कोई बिजनेस से कोई भी इनकम नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, मतलब इनको एडवांस टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो किसको नहीं जमा करना है? जो सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 साल की एज क्रॉस हो गया है, और जिसकी बिजनेस से कोई भी इनकम नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट? आईटीसी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जीएसटी के अंदर आईटीसी के कौन से सेक्शन होते हैं, बताएगा कोई? जिसको भी पता हो कमेंट में बताओ। आईटीसी के सेक्शन होते हैं सेक्शन 16 और सेक्शन 17, ठीक है। ये हमें सेक्शन 18 भी होता है, लेकिन ये मेनली हमें दो जरूरी पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। 16 कंडीशंस की बात करता है, 17 आपका 17(5) बेसिकली ब्लॉक क्रेडिट की बात करते हैं। हमें आईटीसी से रिलेटेड स्टेटमेंट देखना है, कौन सा ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी फर्स्ट एंड द बैलेंस फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आईटीसी यूटिलाइजेशन का केस है, तो एसजीएसटी का यूज आप पहले एसजीएसटी से करोगे, बच जाएगा तो आईजीएसटी से करोगे, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 बोलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ यूटीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ यूटीजीएसटी फर्स्ट एंड द बैलेंस फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। बिल्कुल सही है, यूटीजीएसटी के अंदर जो क्रेडिट है उसको पहले आप खुद से यूज करोगे, मतलब यूटीजीएसटी से यूटीजीएसटी को पे करोगे, बच गया तो आईजीएसटी में यूज करोगे। स्टेटमेंट 3 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी फर्स्ट एंड द बैलेंस फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। बिल्कुल ये भी सही है, एसजीएसटी का पेमेंट पहले आप खुद एसजीएसटी से करोगे, और बच गया तो आईजीएसटी में यूज करोगे। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, ये भी और ये भी। तो सही आंसर क्या हो गया है? स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। ठीक है, आईटीसी यूटिलाइजेशन का केस था, हमने आईटीसी यूटिलाइजेशन कैसे होता है? तो देखो, सबसे पहले हम आईजीएसटी को देखते हैं। आईजीएसटी पहले खुद से यूज होगा आईजीएसटी से, इसके बाद ये बच जाएगा तो सीजीएसटी से या एसजीएसटी से इसको यूज हम कर सकते हैं। फिर आता है सीजीएसटी, तो सीजीएसटी पहले सीजीएसटी से यूज होगा, और बच गया तो केवल आईजीएसटी से यूज होगा। फिर एसजीएसटी या एसजीएसटी के साथ ही हम यूटीजीएसटी को भी लिख लेते हैं, दोनों सेम ही है।
तो ये भी पहले एसजीएसटी के लिए यूज होगा, बच गया तो आईजीएसटी के लिए यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी ये आपस में कभी भी यूज नहीं होते। ना सीजीएसटी का यूज आप एसजीएसटी के लिए कर सकते हो, ना एसजीएसटी का यूटिलाइजेशन आप कभी भी सीजीएसटी के लिए कर सकते हो, ठीक है। और जहां भी मैं एसजीएसटी बोलता हूं वहां पर समझिए यूटीजीएसटी उसमें शामिल है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। क्लियर हुआ? तो ये था आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सोचिए कैपिटल रेवेन्यू से रिलेटेड कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल वाला है। ड्यूरिंग द ईयर 3000 वॉज स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ वेरियस मशीन। नॉर्मल रिपेयर का खर्चा है, ये तो रेवेन्यू हो जाएगा। 15,000 स्पेंट ऑन रिपेयर बिफोर यूजिंग सेकंड हैंड कार। सेकंड हैंड खरीद के लाए, है ना, हमने क्या था, उसको पहली बार स्टार्ट करने से पहले के जो भी खर्चे होंगे कैपिटल होंगे। सेकंड हैंड था, उसके पहले आपने रिपेयर पे खर्चा किया, कैपिटल है। ठीक है, तो आपका सही आंसर तो मिल गया, बाकी पढ़ लो। कॉस्ट ऑफ एनुअल वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की पुताई करवाया आपने, रेवेन्यू है, नॉर्मल खर्चा है, कैपिटल थोड़ी है। वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है, नॉर्मल मजदूरी पे कर रहे हो, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हो, तो क्या है आपका, ये तो रेवेन्यू ही है। तो ये भी रेवेन्यू हो गया आपका, ये भी रेवेन्यू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटल रेवेन्यू। कैसे कैटेगराइज करते हैं, देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो नॉर्मल बिजनेस के अंदर किए जाते हैं, जिनका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर ही मिल जाता है, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही मिल गया। जैसे आपने सैलरी पे की, ठीक है, उसका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग ईयर में मिल गया। रेंट पे किया आपने, मशीन की नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया, तो उसी साल बेनिफिट मिल जा रहा है, तो रेवेन्यू है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है। जैसे आपने मान लीजिए मशीन खरीद के ला रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मशीन का यूज आप एक साल तो करोगे नहीं, आने वाले कई सालों तक करोगे, ठीक है, तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ऐसे ही मशीन के अंदर कोई ऐसा खर्चा कर देना जिससे मशीन की यूजफुल लाइफ बढ़ जाए या मशीन की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, application for cancellation of register shall be submitted electronically in form। जीएसटी का क्वेश्चन है आपका, किस फॉर्म में, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से फॉर्म में जीएसटी कैंसिलेशन के लिए आवेदन किया जाता है, ठीक है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्म आपको याद रखने हैं। सही आंसर तो है आरईजी 16। बाकी और भी कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल आरईजी 01, ये क्या होता है आपका, जीएसटी लेने के लिए आप क्या करते हो, एप्लीकेशन करते हो, उसका होता है। आरईजी 02 होता है, आपने एप्लीकेशन दिया, वहां से क्या मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट, उसका आरईजी 02 होता है। फिर 03 भी होता है, अगर ऑफिसर कुछ क्वेरी करता है उसके लिए 03 होता है, वो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 04 भी आप क्लैरिफिकेशन फाइल करते हो। सो 1 और 2 आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इंपॉर्टेंट है आरईजी 06, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ठीक है। फिर है आपका आरईजी 16, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर एक और इंपॉर्टेंट है आरईजी 19, आपने कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन दिया, ऑर्डर आ गया कैंसिलेशन का, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, तो ये होता है आरईजी 19। तो ये बेसिकली तीन को हटा दो, आरईजी 01, 02, 06, 16, 19, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा, चलो, कॉम्प्रिहेंशन है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड विथ गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आपको ये पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको सॉल्व करना है। At the end of each year, all businessmen want to know how much money they made or lost throughout the year, how much capital they have put in the firm at the end of the year, how much money they owe and to whom they owe it, and so on. To obtain this information, it is necessary to keep a full and systematic record of all business transactions made during the year. Bookkeeping is the methodical recording of business transaction and the classification
यहाँ पर हमारी क्लास इंटरप्ट हो गई थी ना, उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए। So these transactions should be summarized at the conclusion of the period to determine the outcome of its activity. To assist users of accounting information making decision, the summarized financial record or financial statement are interpreted and delivered to them. चलो, कहने का मतलब इसने यहाँ पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की समरी बताई है कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बोला गया है कि हर बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि उसको ये पता हो कि उसने कितना बिजनेस से अर्न किया और कितना बिजनेस से लॉस किया, और बिजनेस के अंदर उसने कितनी पूंजी इन्वेस्ट की थी और कितनी पूंजी है। इस सब के लिए बोला कि बुक कीपिंग क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को हम बुक कीपिंग कहते हैं, और उसके बाद उसको समराइज करना, समराइज करने के बाद उसका कंक्लूजन निकालना और यूजर तक उसको पहुंचाना ही क्या है, हमारा अकाउंटिंग है। ये पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में, और इसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम देख लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बुक कीपिंग मीन्स अकाउंटिंग स्टार्ट। चलो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। पहला, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, गलत है। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, है ना। तो ये पहला आपका गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिल्कुल बुक कीपिंग का यही मतलब है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना। दूसरा है तो ये तो सही है पहली लाइन। फिर अब अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग बिगिंस, नहीं, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, जहां पे बही खाता समाप्त होता है वहां से लेखांकन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये ऑप्शन सही है, वेयर बुक कीपिंग एंड। ठीक है, तो दूसरे अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, तो ये भी आपका सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता तो आपको ये क्वेश्चन बन जाने थे। इससे कोई भी मतलब आंसर्स आपको यहाँ से पता नहीं चल रहे हैं, बस यहाँ पे ये पता चल गया कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में बात हो रही है। तो जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन था। अगला है, सेम पैराग्राफ है, क्वेश्चन पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, परचेस ड्यूरिंग द ईयर, कैश बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कि साल में कितना कमाए, क्योंकि प्रॉफिट पर ही टैक्स लगता है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर से सेम आपका पैराग्राफ है, क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विथ रिगार्ड टू बुक कीपिंग। कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो देखिए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि बुक कीपिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो प्रॉफिट पता करना नहीं होता है, बल्कि पता करना क्या होता है कि बिजनेस सॉरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है, मेन पर्पस। ठीक है, बुक कीपिंग का। फिर है, तो ये फॉल्स हो गया। बुक कीपिंग इंक्लूड समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन एंड देन इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट, नहीं, ये बुक कीपिंग नहीं, अकाउंटिंग क्यों होता है। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को समराइज करता है और फिर उसका इंटरप्रिटेशन मतलब निकालता है। ठीक है ना, तो ये अकाउंटिंग की बात हो रही है, बुक कीपिंग की नहीं। तो ये भी आपका फॉल्स है, ये भी फॉल्स। बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सीनियर स्टाफ एंड इज एनालिटिकल इन नेचर, नहीं, बुक कीपिंग का काम क्लरिकल लेवल पर किया जाता है, अकाउंटिंग का काम जो है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपका फॉल्स है, तो तीनों ही फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेट द अकाउंटिंग कन्वेंशन, अच्छा ये आपका बदल गया। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग इज मेड अप a set of principle concept norms rules and standard that have been created over a time to ensure that accounting terminologies has the same meaning for everyone and is more meaningful. Most accountants have agreed on a set of principles and practices that are often used while compiling financial statement. Accounting concepts are the fundamental assumptions or idea that are used to record the transaction and create financial statements.
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड ये ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ के बारे में क्या बताया गया है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल एंड अजम्पशंस के बारे में बताया गया है कि अकाउंटिंग के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, जो अकाउंटेंट है उन्हीं के बेस पर अकाउंटिंग करते हैं, जिससे कि जो अकाउंटिंग का मतलब है वो हर आदमी के लिए बदल ना जाए, क्या रहे, उस पर यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल और अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं आगे के आपके। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। State the accounting convention involved in the following statement. Accounting policy should not be changed from one period to another period. Accounting policies बार बार बदलनी नहीं चाहिए। ये कौन से कन्वेंशन के थ्रू होता है, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू होता है? तो ये होता है आपका कंसिस्टेंसी, है ना। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि जो अकाउंटिंग मेथड आप इस साल में यूज कर रहे हो आगे भी वही यूज करोगे। जैसे डेप्रिसिएशन की अगर आप WDV मेथड यूज कर रहे हो तो अगले साल भी आप WDV यूज करो, फिर उसके अगले साल WDV यूज करो। ऐसा नहीं कि एक साल में WDV, एक साल में SLM, फिर WDV, फिर SLM, ये नहीं चलेगा। जो भी मेथड यूज करो कंसिस्टेंट रहो उसमें, लगातार उसी को यूज करो। तो ये क्या कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा बोलता है? कंसिस्टेंसी। मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन बनाना डूबत ऋण के लिए, तो ये बात करता है आपका कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म या इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले जो लॉस हैं उनको अभी रिकॉर्ड कर लो, इसे हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म। फ्यूचर के प्रॉफिट को हमें अभी रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन फ्यूचर में होने वाली जो हानियां हैं उनके लिए अभी से प्रोविजन बना लेना है, उन्हें अभी से रिकॉर्ड कर लेना है। ऐसा बोला जाता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, तो पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया, कंसिस्टेंसी और कंजर्वेटिज्म। ठीक है, अगला बाकी भी अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, कंजर्वेटिज्म और कंसिस्टेंसी तो हमने हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि सारे के सारे मटेरियल फैक्ट को आप क्या करोगे? डिस्क्लोज करोगे। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नोट्स टू द अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बनाए जाते हैं कि हमें हर चीज को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है। फिर है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं, यूजर्स के डिसीजन को प्रभावित कर सकती हैं, उन सबको क्या करना है? हमें रिकॉर्ड करना है और सेपरेट रिकॉर्ड करना है। ये मटेरियलिटी या सारवांता का सिद्धांत बोलता है। ठीक है, चलिए सेम आपका पैराग्राफ है, क्वेश्चन देख लो। When a person start a business investing rupees 20 lakhs, it is recorded in the business by debiting the cash account and crediting the capital account. Similarly, when goods are withdrawn by the proprietor, the drawing account is debited and the purchase account is credited. The above business transaction are recorded as per. तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मालिक के साथ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ऑनर के साथ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब मालिक जब पैसा ला रहा है ऑनर, तो हम उसको एज अ कैपिटल रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब ऑनर बिजनेस से सामान घर ले जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ड्राइंग को डेबिट कर रहे हैं और परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ऐसा किस कॉन्सेप्ट की वजह से कर रहे हैं? तो ऐसा हम कर रहे हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट की वजह से? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या सेपरेट बिजनेस एंटिटी भी कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है वो दोनों क्या है? अलग अलग हैं। इसलिए हम उनकी कैपिटल को भी रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बिजनेस से वो कुछ लेकर के जाएंगे तो उसको भी हम अलग से उसकी अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। ठीक है, सो सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी या सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लो। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि हम अकाउंटिंग ये मान के करते हैं कि बिजनेस आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि बिजनेस अगले साल बंद हो जाएगा। ये मान करके अकाउंटिंग नहीं की जाती है। अकाउंटिंग क्या मानकर की जाती है? कि बिजनेस आगे चलता ही रहेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या अजम्पशन। रियलाइजेशन का मतलब रियलाइजेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। फिर है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब होता है कि हमें केवल उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसे हम पैसे में माप सकें, मुद्रा में मापन किया जा सके, पैसे में कन्वर्ट
किया जा सके, केवल हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इसे हम वो क्या बोलते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि बिजनेस के अंदर आपने सैलरी पे की तो आप उसको बता सकते हो ना कि आपने 1,000 2,000 10,000 सैलरी पे की, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। लेकिन आपका एम्प्लॉय बिजनेस छोड़ करके चला गया, क्योंकि उससे भी आपका होगा नुकसान, बट आप उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, आप उसको मनी में नहीं बता सकते हो, तो इसलिए उसकी उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगला है, an accounting system is designed in such a way that both aspect, changes in asset and changes in liabilities and equity, as the case may be, of each transaction is recorded. Which of the following accounting concept? कहने का मतलब है कि अगर हमारी एसेट के अंदर चेंज हो रहा है तो किसी दूसरी एसेट के अंदर भी चेंज होगा, या लाइबिलिटी के अंदर चेंज होगा, या इक्विटी के अंदर चेंज होगा। मतलब दो इफेक्ट होंगे, और ये कौन से प्रिंसिपल की वजह से, डुअल एस्पेक्ट के डुअल एस्पेक्ट की वजह से, दोहरे प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या होगा आपका डुअल कॉन्सेप्ट, ये आपका सही आंसर है। बाकी कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, या इसी को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को हम जितने में धारित करते हैं, सॉरी, किसी एसेट को हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस तक या फैक्ट्री तक लाने के लिए जो भी जितना खर्चा हम करते हैं, उस सब को हम क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट में ऐड करके रिकॉर्ड करते हैं। इसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जैसे आप मशीन खरीद के लाते हो, मशीन की कीमत 1 लाख है, उसको लाने के लिए आपने खर्चा किया 10,000 रुपए का, उसके इंस्टॉलेशन पे आपने खर्चा किया, तो इन सभी को मिला करके आप उसको रिकॉर्ड करोगे ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, according to the dash accounting concept, revenue are credited to the period in which they are earned, whether they have been actually received or not. Accrual concept सिंपल सा है, कैश में चाहे वो रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सा है, ये आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन है आपका, कैश फ्लो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, मेन बिजनेस का ये पैसा है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ऑन और लॉन्ग टर्म लोन्स बाय फाइनेंस कंपनी, ध्यान रखना वर्ड फाइनेंस कंपनी, ये भी ऑपरेटिंग है। देखो, नॉर्मली जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, चाहे लोन हो चाहे डिवेंचर का इंटरेस्ट हो, उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानते हैं। लेकिन चूंकि ये फाइनेंस कंपनी पे कर रही है, तो फाइनेंस कंपनी का तो मेन काम ही है ना पैसे लेना पैसे देना, तो इसलिए फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। नॉर्मल बिजनेस होता तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। परचेस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ये भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। परचेस ऑफ गुडविल ये भी आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। तो ये तीनों तो आपकी क्या है, विनियोग क्रियाएं हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। ऊपर वाली दो आपकी क्या है, परिसंचालन क्रियाएं हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो सही आंसर क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये आपका ये पैराग्राफ पढ़ोगी कैश फ्लो का से रिलेटेड है। अगला, अ बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ डैश अकाउंट। सो बैलेंस शीट क्या होता है, किसका समरी होता है, पर्सनल और रियल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आते हैं। नॉमिनल अकाउंट जाते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। रियल और पर्सनल अकाउंट कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला, रीअरेंज द फॉलोइंग एसेट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। इसका मतलब ऐसी एसेट जिसको जितना जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सको उसको सबसे ऊपर रखना है, और सो ऑन, उसके बाद उस बाकियों को रखना है। तो देख लो, डेटर, गुडविल, प्रीपेड सैलरी, लूज टूल्स, कैश इन हैंड, प्लांट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल। तो सबसे पहले नंबर पे तो क्या आ जाएगा आपका, कैश इन हैंड आ जाएगा। मतलब बी ट्रिपल आई आपका क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा। सॉरी, कैश एट बैंक नहीं, कैश इन हैंड, सॉरी सॉरी सॉरी, कैश इन हैंड कहाँ है आपका,
ये है, ठीक है। 55 नंबर सबसे पहले आएगा, फिर कैश एंड बैंक आएगा, फिर आपका क्या आएगा, डेटर तो बाद में आएंगे, गुडविल भी बाद, गुडविल तो सबसे आखिरी में आएगा, तो इसको सबसे आखिरी में ही आप लिख लो, ठीक है। प्रीपेड सैलरी, लूज टूल्स, कैश इन एंड प्लांट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश एट बैंक हो गया, फिर आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल फिर आ जाएगा आपका। बिल्स के बाद आपके क्या आएंगे, फिर आएगा आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, वी डबल आई आ जाएगा। देखो, आपको सारे नहीं भी पता है ना, तो कुछ कुछ सेट करके आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सेट हो रहा है। मतलब ये तो पता है सबसे पहले वी आएगा और सबसे आखिरी में सेकंड आएगा, तो यहीं से पता चल जाएगा कि सब 55 नंबर किस वाले में सबसे पहले है, तो इसमें है, और ये गुडविल सबसे आखिरी में आएगा। तो वैसे भी इन दोनों से ही पता चल गया कि यही आंसर होने वाला, बट फिर भी बाकी भी मैं बता देता हूँ। फिर आपका क्या आएगा, फिर डेटर आ जाएंगे आपके, डेटर के बाद आपका स्टॉक आ जाएगा, है ना। स्टॉक के बाद आपका अगर प्रीपेड वगैरह है, क्या था ना, तो आपका प्रीपेड आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा लूज टूल्स आ जाएगा, फिर आपका कुछ प्लांट एंड मशीनरी वगैरह था तो वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका ये गुडविल आ ही जाएगा, तो ये आपका होगा क्रम, ये वाला आपका है सही आंसर, ठीक है। तो इस टाइप में देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अगर सारे नहीं भी बन रहे हैं तो आप दो तीन को सेट कर दो, तो वो फिर समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। जैसे इसमें क्लियर कट था कि कैश सबसे पहले आएगा, फिर कैश एट बैंक आएगा, और गुडविल अगर इंटेंजिबल एसेट है वो सबसे आखिरी में आएगी। इतने से ही समझ में आ जाना है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट दिया है, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन लोन और डोनेशन, ठीक है। कोई नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें जो नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट है उसको हम हटा देंगे। कैसे, देखो, नेट प्रॉफिट दिया है आपका 1 लाख, अब देखो रेंट रिसीव, रेंट की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, जबकि रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस रेंट रिसीव्ड 10,000। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीनरी बेचने से गेन हुआ, प्रॉफिट की वजह से ये 1 लाख बढ़ा हुआ होगा, हटा दो, प्रॉफिट ऑन मशीनरी 15,000, ये भी माइनस, ये भी माइनस। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, इंटरेस्ट लोन का इंटरेस्ट है जिस वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा, ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, ये ऐड हो जाएगा। डोनेशन 2,000 कम हुआ होगा, ऐड कर दो, प्लस 2,000, निकाल लो, 85, और ये हो जाएगा यहाँ पर 75, 95, 97, सही आंसर आ गया 97,000। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था। अगला और आखिरी, कैलकुलेट द नेट सेल एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, इसका मतलब ये क्या होगा, 25% ऑन कॉस्ट, तो ये 25% ऑन कॉस्ट। और कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हमने सीखा हुआ है। अगर देखो 25% ऑन सेल है, मतलब हमें कैसे कन्वर्ट करना है इसे, सेल्स टू कॉस्ट, ठीक है। सेल्स से कॉस्ट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्स से कॉस्ट में जाना है तो हम कैसे करेंगे, 100 इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 - रेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू रेट कितना है 20, डिवाइडेड बाई 100 - 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 20% ऑन सेल है, और 25% ऑन कॉस्ट हमने निकाल लिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कितनी है कॉस्ट आपकी 1 लाख इंटू 25%, तो ये हो जाएगा आपका 25,000 ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स निकालना है आपको,
क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका 1,00,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,25,000। आई बात समझ में? चलिए, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1,25,000 और ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। ठीक है, तो देखिए ये थे आपके पिछले जो 2022 के अंदर क्वेश्चन आपका पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस। यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, मॉडरेट लेवल आप कह सकते हो। दूसरी चीज, एक चीज और समझ में आई कि अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर कोई टॉपिक आपको बहुत कठिन लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा टॉपिक आप पढ़ के जाओ। अगर मान लो लग रहा है कि नहीं ये बहुत कठिन है, इस टॉपिक को मैं छोड़ देता हूँ, तो किसी भी टॉपिक को आप छोड़ो मत, एटलीस्ट उसकी बेसिक बेसिक चीजें जो आसान आसान सी चीजें हैं उनको पढ़ लो। क्योंकि क्या कई बार एग्जाम के अंदर आपको उन आसान सी चीजों से ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर कठिन लग रहा है कोई चीज तो भी उसके एटलीस्ट आसान आसान पार्ट को तो हमें पढ़ करके ही जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।